हे गाइस, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी के एग्रीकल्चर चैप्टर का पार्ट 4। अगर आपने हमारी इस वीडियोस के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाकर पहले उन पार्ट्स को जरूर देखें ताकि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आए। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम अभी क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम स्ट्रिक्टली फोकस रहने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी के ऊपर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस में जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो हमको एनसीईआरटी से देखने को वहाँ पर मिलते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर जाके बाकी अदर सब्जेक्ट की वीडियोज़ को भी जरूर चेक करें। तो यहाँ पे हम पार्ट 4 में बात करने वाले हैं हमारी नॉन फूड क्रॉप्स की। नॉन फूड क्रॉप्स हमारी ऐसी क्रॉप्स होती है जो कि हम अपने खाने के लिए यूज़ नहीं करते, बट वो हमारी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कहीं ना कहीं हम उनको बहुत ही यूज़ करते हैं और हम उन पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड हैं। नॉन फूड क्रॉप्स में हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हमारे रबर की। तो जो रबर है वो हमारी इक्वेटोरियल क्रॉप है, यानी कि ये हमारे इक्वेटर के पास के जितने भी रीजन है उसमें ग्रो करती है। और वैसी बात है, इससे हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे जो रबर है ये हॉट जो टेम्परेचर है उसमें ग्रो करता है। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में क्या होता है, ये हमारे ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, यानी कि ये थोड़े इक्वेटर से थोड़ा सा जब हम दूर चले जाते हैं तो वहाँ पे हमारा आता है ट्रॉपिकल रीजन। लास्ट पार्ट में मैंने ट्रॉपिकल रीजन के बारे में बताया भी था। तो उस एरियाज में भी स्पेशल कंडीशंस में ये ग्रो कर जाता है। जिस क्लाइमेट में मॉइस्चर हो, यानी कि नमी हो, ह्यूमिडिटी हो, ऐसे क्लाइमेट में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। इसको जो रेनफॉल चाहिए वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की चाहिए होती है। और टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है, हमारा इक्वेटर के पास ये ग्रो कर रहा है तो इसको 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, इसी वजह से इक्वेटर के पास में ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा है। रबर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, यानी कि ये इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। यानी कि इसकी हेल्प से बहुत सारी जो हमारी चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं। तो आपने अपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा, आपके आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रबर से बनाई जाती है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनके जो टायर्स होते हैं वो रबर से बनाए जाते हैं। तो हर जगह पे क्या हो रहा है, रबर बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे एज अ रॉ मटेरियल वो यूज़ होता है। अब बात करते हैं कि ये ग्रो कहाँ पर होता है। तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये जो हमारे साउथ के रीजन्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड और जो गारो हिल्स है हमारे मेघालय का, तो ये इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा हमारे जो रबर के जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं हमारी फाइबर क्रॉप्स की। कॉटन, जूट, हेम्प यानी कि भांग जिसे हम कहते हैं, सिल्क हो गया, तो ये 4 मेजर क्रॉप है जो कि इंडिया में ग्रो करती है। अब जो हमारा कॉटन है, जूट है और जो हेम्प है, तो ये तो तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं ये तो हमारा क्या होता है, सॉइल में ग्रो करते हैं इनके प्लांट। लेकिन जो हमारा नेचुरल सिल्क है वो हमको किसी प्लांट से नहीं मिलता, वो एक्चुअल में हमको मिलता है सिल्क वॉर्म से। और सिल्क वॉर्म से भी कैसे मिलता है, सिल्क वॉर्म क्या करता है, अपने अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जिसको हम कहते हैं ककून्स कहते हैं। तो ये जो ककून्स हैं ये एक्चुअल में क्या है, हमारा फाइबर है जिसको हम एज अ सिल्क फाइबर इसको बाद में यूज़ करने वाले हैं। तो जो मेनली जो सिल्क वॉर्म है वो हमारा स्पेशली ग्रीन लीव्स जो होती है वो खाते हैं, उन पे वो फीड करते हैं। और स्पेशली वो भी किसकी, मलबेरी, यानी कि जो सहतूत की जो पत्ते होते हैं ये ज़्यादातर उनको खाते हैं। तो इस तरीके से ये ग्रो करते हैं और हमको सिल्क जो हमारा फाइबर है वो प्रोवाइड करवाते हैं। अब यहाँ पे हमारी एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। तो एक्चुअल में सेरीकल्चर क्या होता है, ये जो हमने अभी बात करी प्रोसेस की कि सिल्क वॉर्म्स को हम रियरिंग कर रहे हैं सिल्क वॉर्म्स की, यानी कि उनको पाल रहे हैं और उनसे हम क्या कर रहे हैं, सिल्क फाइबर का प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो प्रोडक्शन का, तो ये जो हमारी ब्रांच है इसको हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी पर्सन इस तरीके से ये एक्टिविटी कर रहा है तो ये एक्टिविटी क्या आ गई, सेरीकल्चर हो गई ये एक्टिविटी। अब नेक्स्ट हमारा फाइबर आता है कॉटन। तो जो कॉटन है एक्चुअल में ऐसा माना जाता है कि ये हमारा, इसका जो ओरिजिनल होम है कॉटन का वो हमारा क्या है, इंडिया। अब इसको होम क्यों कहा जाता है इंडिया को कॉटन का, क्योंकि जो कॉटन है ऐसा माना जाता है, साइंटिस्ट जो है वो ऐसा बिलीव करते हैं कि जो कॉटन है वो सबसे पहले इंडिया जो है वहाँ पे हमको पाया गया था। सबसे पहले जो प्लांट है कॉटन का वो हमको, कल्टीवेशन जो है हमारी कॉटन की वो इंडिया से ही स्टार्ट हुई थी और देन ये जाके बाकी कंट्रीज में जाके आगे एक्सपेंड हुआ था। तो इसलिए क्या होता है, इंडिया को बोला जाता है ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है हमारे कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। यानी कि कॉटन की जो हमारी जितने भी कपड़े या फिर जितनी भी हमारी जो चीज़ें हैं, जो भी ऐसे क्लोथ्स वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी हमको किस चीज़ से मिलती हैं, वो हमको कॉटन जो है हमारा उसी से मिलती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कॉटन वो प्योर कॉटन ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं कॉटन का यूज़ ज़रूर होता है, यानी कि कॉटन के साथ हम बाकी फाइबर्स को मिक्स करके या इस तरीके से। बट मेन जो हमारा रॉ मटेरियल है वो उसमें क्या रहेगा, कॉटन है जो हमारा वो रहेगा वहाँ पे। अब आपने अगर हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2
जो वीडियो है अगर वो देखा होगा तो आपको याद होगा कि वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जो कॉटन है, जो ब्लैक सॉइल है उसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगेन वही चीज़ यहाँ पे भी टॉपिक आता है। देखो कि जो हमारा कॉटन है वो क्या होता है, हमारे ब्लैक कॉटन सॉइल जो है उसमें बहुत ही अच्छे से क्या करता है, ग्रो करता है। और ये ब्लैक कॉटन सॉइल हमारे कहाँ की ब्लैक कॉटन सॉइल की बात हो रही है, ये डेक्कन प्लेट्यू जो है हमारा, वहाँ की ब्लैक कॉटन सॉइल की बात हो रही है। तो उस जगह पे क्या होता है, कॉटन हमारा बहुत ज़्यादा अमाउंट में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो कॉटन है वो वहाँ पर ग्रो करता है हमारा। कॉटन को ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। हल्की फुल्की इसमें रेनफॉल या फिर अगर रेनफॉल नहीं भी हो रही है तो आप थोड़ा बहुत इरिगेशन से ही क्या हो जाता है, हमारा ये काम चल जाता है यहाँ पे कॉटन का। अब इसको चाहिए होता है 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज का, कि इसको जो है 210 ऐसे दिन चाहिए जो कि ठंडे दिन ना हो, यानी कि विंटर्स के अलावा जो ये दिन की बात हो रही है। तो जो विंटर के जो डेज है उनको अगर हम हटा दें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी बताया आपको कि इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, तो हाई टेम्परेचर आपको विंटर्स में तो मिल नहीं पाएगा। तो इस वजह से क्या होता है यहाँ पे 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज का मतलब है कि यानी कि जैसे ही हमारा क्या हो रहा है, स्प्रिंग स्टार्ट हुआ वो वाला टाइम, और पूरा का पूरा जब तक जैसे ही अगली जो हमारी सर्दियां आने वाली हैं उस साल की, वहां तक का टाइम, तो ये पूरा का पूरा जो टाइम है, तो ऐसे इसमें 210 दिन जो होते हैं हमारे, ऐसे 210 दिन इसको चाहिए होंगे, तब जाके क्या होगा, हमारा कॉटन ग्रो करेगा अच्छे से। इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है, ऑब्वियस सी बात है, इसी वजह से यहाँ पे हमने हाई टेम्परेचर की बात करी है, क्योंकि सनलाइट से ही इसको टेम्परेचर ज़्यादा मिलने वाला है। तो ये वो कंडीशन है जिससे कि हमारा जो कॉटन है वो क्या होगा, बहुत अच्छे से आपका ग्रो कर जाएगा। ये हमारी एक खरीफ क्रॉप है। अब खरीफ क्रॉप को मैं ऑलरेडी पहले जो प्रीवियस पार्ट्स हैं इसी चैप्टर के, उनमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ कि अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो टॉपिक्स है वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, यानी कि जो टर्म्स हो गई, जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन हो गया, ये हमारा खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप हो गया, ब्लैक कॉटन कॉटन सॉइल हो गया, तो ऐसे जो टॉपिक्स है बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप पहले की जो वीडियोज़ है उनको बहुत ही अच्छे से देखें, ताकि अब देखिए अगर जिसने हमारी पहले की जो वीडियोज़ है उसको अगर स्ट्रिक्टली फॉलो किया होगा तो उनको यहाँ पे एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ आ रही होगी। लेकिन अगर आपने पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा होगा तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, कुछ कुछ टर्म्स आपके लिए बहुत ही नई होंगी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट किया था कि आप पहले की जो वीडियोज़ है उनको बहुत अच्छे से जरूर देखें, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके किसी भी एक भी टॉपिक में। तो चलिए बात करते हैं इसके मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की। तो मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारे हो गए, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है जहाँ पे कॉटन बहुत अच्छे से ग्रो करता है, हमें बहुत ज़्यादा कॉटन देखने को मिलेगा इन सब जगहों पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे जूट फाइबर की। तो जो जूट फाइबर है उसको हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। अब गोल्डन फाइबर इसका कहने का रीज़न ये है क्योंकि जो इसका कलर होता है वो हल्का सा क्या होता है, हमारा येलोइश तरीके का होता है, यानी कि इसमें येलोइश शाइन होती है, जिसकी वजह से हमको क्या लगता है, ये गोल्डन कलर का सा लगता है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। जूट हमारा बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल में, यानी कि वो सॉइल जो हमारा बहुत ही अच्छे से, जिसने पानी को एब्जॉर्ब कर रखा होगा, वो वाली सॉइल में। अब ये वाली जो सॉइल होगी ये हमको कहाँ पे ज़्यादातर मिलती है, ऐसी जगहों पे जहाँ पे क्या आती है, फ्लड बहुत ज़्यादा आती रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब फ्लड आएगी तो जो सॉइल है वो हर बार क्या हो रही है, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो मिट्टी है वो हर साल क्या हो रही है, नई हो रही है। एक्चुअल में नई नहीं हो रही, लेकिन उसको हम एक तरीका है वो कहने का कि वहाँ पे क्या हो रहा है, सॉइल हमारी हर साल रिन्यू हो रही है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो जूट होगा वो ऐसी सॉइल में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो सॉइल होती है फिर ये बहुत ही फर्टाइल हमारी बन जाती है। तो इस वजह से, और ये ऑब्वियसली बात है पानी भी इसने बहुत अच्छी खासी अमाउंट में एब्जॉर्व कर लिया, इसीलिए इसको वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल भी कहा है हमने। जूट की जो ग्रोथ का टाइम होता है उस टाइम पे जूट को बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा भी था कि ये जितनी भी हमारे जो फाइबर है ये हम कहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ये एक्चुअल में इक्वेटोरियल क्रॉप्स हैं। तो ये इक्वेटर के पास के रीजन में ग्रो कर रही हैं, तो इस वजह से ये हाई टेम्परेचर में ग्रो होने वाली जितनी भी है ये क्रॉप्स हैं। तो चलिए बात करते हैं मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की। तो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, इन सब जगह पे आपको बहुत ही अच्छी अमाउंट में जूट देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए बात करते हैं यहाँ पे हमारा कि इतना इंपॉर्टेंट फाइबर है क्यों हमारा जूट। क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट फाइबर इसलिए है, डे टू डे लाइफ में अगर आप देखेंगे तो आपको अपने अराउंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि जूट से बनाई जाती है, और वहाँ पे जूट का कोई भी ऑल्टरनेटिव आप यूज़ कर नहीं सकते। तो ऐसे हमारी क्या क्या चीज़ें, जैसे कि गनी बैग्स हो गए। गनी बैग्स क्या होता है, हमारा बोरी जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ऐसी जो भी चीज़ें उनको हम रखते हैं। मैट्स हो गई, रोप्स है, यान, कारपेट हो गया, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स भी हम बहुत सारे जो है इससे बनाते हैं। तो एक्चुअल में आर्टिफैक्ट क्या चीज़ है हमारा यहाँ पे,
अगर हम मीनिंग बात करें टिपिकल हिंदी की अगर बात करें तो इसको हम कहते हैं मानवीय कलाकृति कहते हैं। अब इसको मैं सिंपल मीनिंग में समझाता हूँ कि होता क्या है ये आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट एक्चुअल में क्या चीज़ है जो हम ह्यूमन बींग्स ने क्या कर रखा है अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए या फिर अपनी लाइफ में जो डेली हम काम करते हैं उनको ईजी बनाने के लिए, और जहाँ पे हम जूट का यूज़ कर रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या हो गया, जैसे कि हम जूट का बैग बनाते हैं, अब उसमें हम कोई भी अपनी जो सामान है वो इधर से उधर ले जा रहे हैं और उसको अपनी नॉर्मल जो डेली लाइफ है उसमें यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे जो हमारे पर्स होते हैं, ठीक है, वुमेन जो पर्स यूज़ करती हैं, काफ़ी सारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम क्या करते हैं जूट से ही बनाई जा रही हैं। और वहाँ पे जूट हमारा क्या है, एक तो जूट के अंदर जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। ये बहुत ही इजीली आपको देखेगा, ऐसे मुड़ेगा टूटेगा ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। अब जूट का जो एक अकेला जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि जो जूट की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, हाई है, अगर इसको हम कंपेयर करें हमारे सिंथेटिक फाइबर्स की कॉस्ट से। इसी वजह से क्या हो रहा है, लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर्स को, क्योंकि एक तो वो ड्यूरेबल भी है ज़्यादा जूट के कंपेयर में, और दूसरी चीज़ क्या है कि उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही सस्ती हमको कॉस्ट में क्या होता है हमको मिल जा रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि लोग जो जूट है वो अपनी मार्केट में क्या कर रहा है, अपनी इंपॉर्टेंस को खो दे रहा है। अब बात जैसे कि इसको कंपैरिजन अगर मैं करूं अगर, तो जो नाइलन है जैसे कि, तो लोग कोई क्यों प्रेफर करेगा हमारे जूट को जिसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो लोग क्या कर रहे हैं, नाइलन को प्रेफर कर रहे हैं। वो अलग चीज़ है कि जो हमारा जूट होगा वो एक हमारा नेचुरल फाइबर है, वो हमारा क्या है एक बायोडिग्रेडेबल फाइबर है, जबकि हमारा जो दूसरे जो बाकी के जो सिंथेटिक फाइबर है वो ऑब्वियसली बात है नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे। लेकिन एनवायरमेंट के बारे में लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है और वो इतना ज़्यादा सोचते भी नहीं है, और वो क्या करते हैं हमारा उसके बदले क्या कर रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर्स को क्या कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ उनको सस्ते में मिल रही है वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं देख रहे उसके कुछ भी, और जूट को उन्होंने क्या कर चुका है, साइड कर दिया है। और जूट की ने इस वजह से क्या करा है, अपनी एक बहुत ही बड़ी जो मार्केट है उसको खो दिया है। तो ये था हमारा एग्रीकल्चर चैप्टर का पार्ट 4, जिसमें कि हमने पढ़ा जो हमारी नॉन फूड क्रॉप्स होती है उनके बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं कमेंट्स में आपके डाउट्स का रिप्लाई और अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके सजेशन को इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है शुभम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।